मेरे साथ मौजूद है अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपके वक्त का दिफाई तजियाकार हैं। साथ में ज्वाइन किया साजिद तारड़ साहब ने वाशिंगटन डीसी से। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारड़ साहब, एक अजीब व गरीब पहली मरतबा मैंने ऐसा कोई बयान देखा, और फिर उस बयान के बाद जब परत खुलना शुरू हुई तो फिर और भी चीज़ें सामने आई। हिलरी क्लिंटन का भी एक इंटरव्यू सामने आया कि किसी अमरीकी ओहदेदार ने तनकीद की है इसराइल पर। ये सब कैसे मुमकिन हुआ तारड़ साहब? ये आखिर इसकी टाइमलाइन आप कैसे देखते हैं? और फिर जो अमन मुआहदा है उसको भी खतरात आना शुरू हो गए हैं कि जब लबनान में जंग नहीं रुक रही, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का दूसरा नुकता था। देखिए, आज सुबह मैं जब तैयारी कर रहा था, अब सुबह उठा हूं तो खबरें मेरे लिए एक शाक था कि एक तो जो सफर था जेडी वैंस साहब ने अपना उसको पोस्टपोन किया, डिले किया। 4 इसराइली फौजी जो है वो मारे गए, और उसके रिटेलिएशन में जब इसराइल ने रिटेलिएट किया तो उन्होंने 18 लबनानी हलाक कर दिए। और लेकिन 2-4 अच्छी चीजें इसमें से मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी तक पूरी उम्मीद हूं। वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं कॉल्ड ऑफ, डिलेड, और बल्कि जेडी वैंस साहब ने कहा है कि ये हिकअप्स हैं, हिचकियां आ रही हैं, लेकिन चीजें दोबारा रिस्टोर होंगी। अभी तक कैंसल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वजह से मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूं, अभी भी पूरी उम्मीद हूं। दूसरा अगर देखा जाए, तारड़ साहब एक मिनट मुझे जरा ये तवक्कुफ कीजिएगा कि आप जो दस्तखत की तकरीब एक होने वाली थी या होनी थी, वो ना होने को आप जो है वो हिकअप करार दे रहे हैं। दस्तखत तो सर हो चुके हैं ना, अब इस तकरीब का उस तरीके से शायद कोई मकसद भी नहीं था। अब अगले मरहले की तरफ नहीं जाना था कि जहां पर जो है वो फ्रेमवर्क के ऊपर बात होती जिसके लिए मेमोरेंडम किया गया था। लेकिन देखिए, अगर देखें 14 नुकात का जो पहला था, उसका पहली शेक के अंदर ही लिखा है कि चीजें जिस तरह है, ये एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं है। एक तो खैर अमेरिका नहीं कर रहा, इजराइल उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हिजबुल्ला और जो उनके बारे में रेड लाइंस जो ईरान की हैं, उसकी वजह से डिले किया गया। साइन हो चुका है, डिले हुआ है। अभी आज की खबर है, स्विट्जरलैंड की जो फॉरेन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है कि इसको डिले किया जा रहा है। और जेडी वैंस साहब ने अपना जो सफर था आज का, वो उसको भी डिले किया है। तो मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने बताया कि बड़ा नाजुक सा एक बड़ा नाजुक सा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर कई तारड़ साहब एक तस्हीह मैं करना चाहूंगा। मुझे ये लगता है आप गलत नहीं कह रहे। आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह स्टैंड करती है कि लबनान के हवाले से ये पूरी एक थॉट है, ये हकीकत मौजूद है कि कहीं ना कहीं लबनान पार्ट है कि जो जहाँ पर जो अभी तक सीज़फायर नहीं हो सका, और इसकी वजह से ईरान जो है वो रिलेक्टेंट है। लेकिन सर 2 चीज़ें और आई हैं। इसाक डार साहब ने हमें थोड़ी देर पहले बताया, अभी बिल्कुल ताज़ा खबर है, शायद आप तक अभी तक पहुंची नहीं होगी, एक कि मुहर्रम के इंतजामात थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से डिले किया गया। और एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान नहीं चाहता था कि अमेरिका के साथ मुस्कुराते हुए कोई एग्रीमेंट साइन करे कि जिसके अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट लेके मुस्कुरा रहे हो। ज़ाहिर है कि वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। होप मौजूद है ना तारड़ साहब इन सब की बातों के बाद भी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूं, इसीलिए तो मैंने जेडी वैंस साहब की बात को कोट किया है कि उन्होंने कहा कि हिकअप्स, कि जब भी कोई चीज आती है तो अल्टीमेटली वो फौरन सेटल नहीं होती, उसको टाइम लगता है। और मैं टोटली एग्री करूंगा कि मुहर्रम है, और बल्कि आगे मजीद इसको मैं देखना चाहूंगा कि ईरान के अंदर खामनाई साहब का जो जनाजा है उस पर 20 मिलियन लोगों को इकट्ठा करना, फिर उस प्रोसीडिंग को इराक लेकर जाना, तो एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स फिर दोबारा उभरेंगे। और ईरान जो चाहता है, बिल्कुल आपने सही फरमाया है, कि वो एक इंप्रेशन ये देना चाहते हैं कि 2 इंप्रेशन जाएंगे कि एक तो हमारा अभी बदला अपनी जगह मौजूद है, दूसरा सिग्नल देंगे वी आर विक्टोरियस, हमने अपनी मर्जी का मुआहदा किया है, और तीसरा इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की गल्फ के अंदर जो पोजीशनिंग है वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन आप 1 मिनट यहीं रुकिएगा, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, क्योंकि सवाल अभी भी अपनी जगह स्टैंड करता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जेडी वैंस ने बड़े खुल के इसराइल पे तनकीद की, बड़ी सख्त अल्फाज ही कहूँगा, क्योंकि इसराइल के लिए तो हमेशा बड़े मोहब्बत वाले अल्फाज रहे हैं, और अब चीज़ें और भी खुल के आ रही हैं। जैसे मैंने हिलरी क्लिंटन का तस्करा किया, मैं इसके ऊपर ज़रा मैं अहमद साहब से उनका पॉइंट ले लूँ, फिर आपके पास आता हूँ, ताकि हम ये कि एक फ्लो के अंदर डिस्कशन को रख सकें। अहमद साहब, जिस तरह तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी हिकअप्स आ रहे हैं, और हर तरफ से ये सवाल हो रहा है कि ये हुआ क्यों नहीं स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो कुछ होना था। आज की तारीख थी, हम तो हफ्ता पहले से इसकी तैयारी करके बैठे हुए थे, साहब भी वहाँ पहुँच गए थे। आप किस नैरेटिव को बाय करते हैं? क्या ईरान की कोई नाराज़गी है लबनान और फिर हिजबुल्लाह वाले पूरे मामले की वजह से? क्या ईरान
कोई ऐसा पब्लिक सेंटीमेंट नहीं देना चाहता कि जिसमें वो मुस्कुराता हुआ एमओयू करता हुआ ट्रम्प के साथ खड़ा हुआ या जेडी वेंस के साथ खड़ा हुआ नजर आए? क्या जो है वो वाकई कोई मुहर्रम की तैयारी है कि जैसे इसाक डार साहब हमें बता रहे हैं, या कोई चौथा मामला है? जी बहुत शुक्रिया। मैं ताड़ साहब ने जो बात कही है, जो हिकअप का उन्होंने कहा, जेडी वेंस को कोट किया, आई थिंक मैं 100% एग्री करूंगा उस बात के साथ, क्योंकि कुछ बुनियादी चीजें हैं। एक ये जो पीस का फ्रेमवर्क आपको नजर आ रहा है, इसकी बुनियाद कुछ चीजों के ऊपर है। सबसे पहला जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो ये है, और जो खुशाइन है वो ये है कि यूएस और ईरान के दोनों इनके पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर ये सोच मौजूद है कि हमने मजीद जंगें नहीं लड़नी और हमने अमन और पीस की तरफ आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस बात का ये है कि जो एमओयू है वो साइन तो इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है, तो यह बात वाजे ऑफिशियली भी हो गई है कि दोनों अमन करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसके साथ जो ये पीस का फ्रेमवर्क था, जब ये जंग शुरू हुई थी ईरान यूएस के दरमियान में, तो इसको पूरे को डिजाइन और क्राफ्ट किया गया, क्योंकि ये सिर्फ ईरान और यूएस की सीज फायर तक महदूद नहीं था, ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी apparatus पूरे मिडिल ईस्ट का था। सो वो जो फ्रेमवर्क था, उसको, उसकी जरूरत, उसकी नीड, उसके ऊपर बातचीत हो के अंडरस्टैंडिंग इस वक्त मौजूद है। जो डिजाइन है वो ये सारा हो चुका है। अब जो ये सेरेमनी की आप बात कर रहे हैं वो उसी तरह के जैसे एक मूवी पूरी की पूरी डायरेक्ट हो गई है, अब उसकी स्क्रीनिंग होनी है। स्क्रीनिंग किस थिएटर में होगी, कब होगी, उसका एक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क है। उसमें दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लोग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स के दरमियान में मौजूद है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो उसमें उस वक्त इसराइल एक प्रिंसिपल एक्टर था इस कॉन्फ्लिक्ट का। एक महीना गुजरा, इसराइल बिकेम अ सेकेंडरी एक्टर, और फिर एक महीना और गुजरा, इसराइल बिकेम अ स्पॉइलर। सो इस वक्त इसराइल की हकीकत और हैसियत पूरे मिडल ईस्ट में एक स्पॉइलर से ज्यादा नहीं है। और ऑफिशियली जब आपने इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर लिया मुआहिदा, तो स्पॉइलर के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कम करने की ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान पे तो है ही है, इसराइल अमेरिका के ऊपर भी चली गई। सो इस वजह से मुझे ये लगता है कि इट्स अ माइनर हिकअप, जो जब मुआहिदे की कंसोलिडेशन, चाहे डेटन एग्रीमेंट की बात करें, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की बात करें, जब ये कंसोलिडेशन की तरफ या तकमील की तरफ जा रहे होते हैं, तो उससे बिल्कुल पहले जो स्पॉयलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सो वो हिकअप होता है, उसमें कैपेसिटी नहीं है कि ये मुआहिदे को रोक सके या दोबारा अमेरिका और ईरान की जंग कर सके। बड़ी खूबसूरत बात की है तारड़ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अहमद साहब भी उससे एग्री करते हैं, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट था, तो मुझे लगता था कि नहीं कोई हिकअप्स नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसराइल ज़रूर कोशिश कर रहा है स्पॉइलर की, मैं यहाँ तक तो जो है वो अहमद साहब से एग्री करता हूँ। सर अब आ जाइए जेडी वेंस साहब की उस तनकीद की तरफ। वो एक आपने भी सुने होंगे वो सारे क्लिप्स, एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं क्या कि जो है वो 9 मिलियन लोगों का मुल्क ये फैसला करेगा कि जी सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, मार दिया जाए, क्या इसकी हिकमत अमली है। फिर उन्होंने 2 वज़रा को जो है वो मेंशन करके कहा कि ये एमओयू के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मतलब अमेरिका की तरफ से सर इस तरह की खुलेआम तनकीद क्या पहले भी होती रही है? जिस तरह से हिलरी क्लिंटन हमें बताती हैं कि उन्होंने एक दफ़ा तो ये कह दिया था कि जाओ गुड लक, फिर देख लो जो करना है। तो खुल के इस तरह तनकीद, पब्लिकली तनकीद, ये कोई रिश्तों में दरार का सबब दिखाई दे रही है या वैसे ही बस जर्नल हो गया? देखिए, हिलरी क्लिंटन की तनकीद है वो एक जो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से इस तरह के सेंटिमेंट फीलिंग्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे जो साबका वजीर खारजा है उन्होंने कहा कि हमें भी इजराइल कन्विंस करने की कोशिश करता रहा इस जंग के हवाले से, लेकिन हमने उनको घास नहीं डाली। लेकिन इन हलकों में आज जो अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन फार राइट की गवर्नमेंट होना, ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस का अरूज पे होना, इन सर्कमस्टांसेस में इजराइल के उसको तनकीद करना, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ से तो बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि वो उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो आज बीबी नेतन्याहू जेल में होता। उन्होंने कहा मैं ना होता तो इजराइल एग्जिस्ट ना कर पाता। तो इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना वाकई ही एक लग रहा है कि आपस के रिश्तों में दरार आ चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को यह हुआ है कि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन तब्दील होती नजर आ रही है। हमारे ममदानी साहब का न्यूयॉर्क के अंदर इलेक्शन जीतना और 30% से ज्यादा जेन ज़ी जूइश का वोट देना, यह इजराइल का सबसे बड़ा लॉस है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए इस वक्त नफ्ताली बेनेट जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इजराइल के अंदर के वी आर ऑन अ सुइसाइडल मिशन, फिर उन्होंने अगले दिन नफ्ताली बेनेट ने कहा कि ये ना कोई जंग जीत सका है बल्कि इजराइल के अंदर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकता,
ही हैजंट डिलीवर एनीथिंग। और दूसरा, मोदी साहब की तरह इस वक्त लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इजराइल की हिस्ट्री में मौजूद है, और आज के जरीदे भी ये कह रहे हैं कि इसकी हुकूमत के हालात बहुत खराब है, और ये लिखा जा चुका है या तो ये इलेक्शन बुरे तरीके से हारेंगे या फिर हो सकता है उससे पहले ही इनको रिजाइन देना पड़े। सर्कमस्टांसेस इजराइल के लिए बहुत टाइट है, लेकिन मेरी नजर में, जिस तरह मैं वॉशिंगटन डीसी से कह रहा हूं, कि सबसे बड़ा नुकसान इजराइल का इस गजा और इस जंग के बाद, एक तो बीबी नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा काबिल नफरत शख्स करार दिया जा चुका है, और दूसरा जो मेरी नजर में देख रहा हूं कि पब्लिक ओपिनियन का नुकसान जो है ये इजराइल दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। अहमद साहब, लॉन्ग टर्म है ये दूरियां या शॉर्ट टर्म है कि बस एक हीट ऑफ द मूवमेंट है, दोनों एक दूसरे की बात ना मानने के ऊपर नाराजगी हो रही है, या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म कोई शीशे में दरार आ गई है, बाल आ गया? जी नहीं, आई थिंक इट्स 100% लॉन्ग टर्म। एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट थी कायद आजम की 46 में, उन्होंने कहा था जिसका मफहूम है कि आप इसराइल के पीछे से ब्रिटिश और यूएस सपोर्ट अगर निकालते तो मैं देखता हूँ ये कितने दिन कायम रहती है। इसराइल जो है वो एक तरह से हाईली डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, और उन्होंने जो अमेरिकन वो मेक अमेरिका ग्रेट वाले और अमेरिका फर्स्टर्स, वो तो क्लियरली कहते हैं कि लीचेस की तरह ये हमें चिमटे रहे हैं। अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े प्रोटेस्ट फहद भाई अभी पिछले दिनों हुए हैं, जिसमें 90 लाख लोग बाहर निकले। रॉबर्ट डेनेरो जैसी फिगर्स जो है उन्होंने उन प्रोटेस्ट को लीड किया, और वो नो किंग प्रोटेस्ट, एक तरफ तो वो ईरान और यूएस की जंग के भी खिलाफ थे, दूसरी तरफ नो किंग वो ये भी कहते थे कि हम नेतन्याहू को अपना किंग नहीं मानेंगे। सो जो एंटी इसराइल सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर अपनी तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है। दूसरा, जैसे तार साहब ने भी कहा कि द मोस्ट हेटेड मैन इस वक्त दुनिया के अंदर, वर्ल्ड लीडर नहीं, मोस्ट हेटेड मैन इस वक्त नेतन्याहू है, मोस्ट हेटेड कंट्री इस वक्त इसराइल है, जो कंसेंसस है इस वक्त डेटा का। और इसके साथ साथ जो इस अमेरिका की जो 2025 का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट और 2026 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो पेंटागन के थ्रू व्हाइट हाउस ने पब्लिश भी की सारी, उन दोनों के अंदर वाज़े तौर पर यह बात लिखी है, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट की बात हुई है, हेमिस्फेरिक डिफेंस की बात हुई है, और होमलैंड सिक्योरिटी की बात हुई है। और जेडी वेंस भी उसी चीज की अक्कासी कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि ठीक है हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर हम डाइवर्ज करेंगे। हम सुपर पावर हैं, इसराइल सुपर पावर नहीं है, और हमारे लिए जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। और साथ उन्होंने ये भी बात कही है, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। जो दरार इसराइल और यूएस के रिलेशन में इस वक्त पड़ चुकी है वो मेरा नहीं ख्याल आगे जाके फुलफिल होगी। इसी वजह से बिल क्लिंटन ने ये कहा था कि नेतन्याहू की जरूरत है कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें होती रहें, और अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद जंगें, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था मिडिल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, और वो की मेन सपोर्टर बेस है। सो इस वजह से ये जो डैमेज इस वक्त इसराइल और यूएस के रिलेशंस का हुआ है ये लॉन्ग लास्टिंग है, और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने जा रहा है। अहमद साहब, इसमें आगे मजीद भी तड़का लगता रहेगा कि जब लबनान पे हमले जारी रहेंगे, अमेरिका कहता रहेगा कि हमले बंद करें, अमेरिका का नुकसान होगा, इसराइल नहीं मानेगा, तो ये मजीद भी इंटेंस होगा, आपको लगता है आने वाले दिनों के अंदर? जी, ये मजीद इंटेंस होगा। देखें, इस अमेरिका सूनर देन लेटर अपनी जो प्लग है उसको पुल करेगा, जो सपोर्ट ये इसराइल को दे रहा है, और अगर वो पुल कर लेता है, वो सपोर्ट निकाल देता है, जिसका इशारा भी अभी बातों बातों में तो जेडी वेंस से भी कहा ना, हमारे टैक्स पेयर के जो डॉलर्स हैं वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम तुम्हारे डिफेंस सारा कुछ कर रहे हैं। सो अगर अमेरिका वो पुल आउट कर लेता है तो इसराइल में कैपेसिटी नहीं है सर्वाइव करने की। 5% इसराइली पिछले 3 साल में इसराइल छोड़ के जा चुके। 2019 से 22 के दरमियान में 5 दफा इलेक्शंस हुए हैं इसराइल के अंदर, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नेतन्याहू के फार राइट भी उसके खिलाफ है, लेफ्ट ऑलरेडी उसके खिलाफ, तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी उसके खिलाफ, पूरा इसराइल उसके खिलाफ। आशिकनाजी, मिजारी, इथोपियन जूस में इतने शदीद इख्तलाफात फैल चुके। और फिर उसके बाद जो सारा आपने देखा है कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से निकालता था। वो इसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल था। अमेरिका से जो सपोर्ट लेते थे वो भी नैरेटिव और इंफॉर्मेशन डोमेन के हम पे जुल्म हो रहा है, हमें तबाह करना चाह रहे हैं। वो जो इंफॉर्मेशन डोमेन में इन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ था वो टूट चुका है। अब वो टूट गया है तो वो सपोर्ट खत्म हो गई है इसराइल को, जिसके थ्रू ये दुनिया पे कब्जा भी मिडिल ईस्ट पे करना चाहता था या अमेरिका से सपोर्ट भी लेता था। तो उसके बगैर इसराइल के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव डोमेन एक ऑक्सीजन की तरह है सर्वाइव करने के लिए। वो ऑक्सीजन उसको डिनाई हो चुकी है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो मिलकर इसराइल बना रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर यानी बदल
बदलते हुए जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मुझे इसराइल की स्ट्रेटेजिक स्पेस बहुत ज्यादा श्रिंक होती हुई नजर आ रही है अगले एक डेकेड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तारड़ साहब आप जरा आ जाए मोदी साहब की तरफ। मोदी जो थे वो आपने देखा ही होगा किस तरह से लोगों से मिलते हैं, मजाक करते हैं, अजीब वो गरीब एक नॉन सीरियस एटीट्यूड उनका होता है। फिर ट्रंप ने भी उनके साथ वही किया कि आप बड़े फरिश्ते जैसे हो लेकिन आप हो बड़े डैश डैश डैश। उसमें एक जुमला उन्होंने कहा कि जिसमें इंडिया पहले खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी दुखी होता है। मैं अहमद साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि इनका ये खास सब्जेक्ट है इंडिया, लेकिन आप ज़रा सर पहले ये फरमा दीजिएगा कि ये ट्रंप ने जो था ये तंज किया था मोदी के ऊपर कि तुम्हें बचाने के लिए हम आएंगे और कोई मसला नहीं, जब तक तुम हो और मैं हूं तो बस समझो कि इंडिया महफूज है। किसकी तरफ रेफरेंस था? चाइना की तरफ रेफरेंस था? कोई पाकिस्तान की मिसाइलों की तरफ रेफरेंस था? क्या रेफरेंस था? और वो सेलर्स की हलाकत पे एहतजाज करना था मोदी ने, उसका क्या हुआ सर? देखिए, मैं कहता हूं कि भारत के अंदर बहुत खुशी मनानी चाहिए उनको कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने तैयारों का नाम नहीं लिया और फेवरेट फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने जो नोट किया है, एक तो उन्होंने बातों बातों में धज्जियां उड़ाई मोदी साहब की। उन्होंने कहा देखें ये शक्ल से अच्छा नजर आता है लेकिन कातिल है, ये बुचर है, गुजरात का कातिल है, उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा था। तो दूसरा मैंने मोदी साहब के हाथ कांपते देखे वहां, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ नर्वसनेस नजर आई और उसमें एक बात नजर आई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तस्दीक चाही कि ये स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग इनफ। इसका मतलब ये है कि इस मीटिंग से पहले 2 दिन मिन्नतें तरले करते रहे कि खुदारा मोदी साहब को कोई थोड़ी सी स्पेस दे दें, थोड़ी सी स्पेस। लेकिन दुनिया ने जिस तरीके से उसका एनालिसिस किया पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें से निकलता यही था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनको कहते हैं ना जूते भिगो भिगो के मारने वाली बात की उन्होंने। और बिल्कुल इसी तरह था, हाथ कांप रहे थे विश्व गुरु के। और मेरे ख्याल में भारत के अंदर भी अब बहुत आवाजें निकल रही हैं, वो जो जिस तरह पहले गैंगस्टर स्टाइल, माफिया स्टाइल ये चीजों को कंट्रोल करते थे, मेरा ख्याल है थी ना तारड़ साहब उसकी। जी, तो दर हकीकत अब देखा जाए तो मोदी साहब भी बीबी नेतन्याहू के साथ अब जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो इस खित्ते में सबसे बड़ा नुकसान, पूरी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। लाखों के हिसाब से डिग्रियां इन्होंने प्रिंट की, वहां से H1 वीजे पे अमेरिका आते थे, यहाँ आके पकौड़े बेचते थे। तो दुनिया के सामने इनकी हकीकत जो है वो आ चुकी है। नो वन एक्सेप्ट तालिबान, मुल्ला याकूब भाईजान इनके अजीज हैं, वरना दूसरा कोई भी दुनिया का लीडर इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। ठीक हो गया। अहमद साहब आपका तो बड़ा मौजू है ये हिंदुस्तान। सर ये जरा आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब की उन्होंने मजाक किया था, ये सीरियस में कोई डिफेंस पैक्ट दे दिया उन्होंने अपने 2 जुमलों से? नहीं, देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जब किसी स्टेट हेड के साथ बात कर रहे होते हैं ना, यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि उनकी जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज जो है, जो कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है, उसका पूरा इनपुट होता है, रिकैलिब्रेशन होती है, फॉरेन ऑफिस जो है उसके अंदर एक रोल प्ले करता है और उसके बाद वो स्टेटमेंट्स दी जाती है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी फहद भाई, वो आखिरी स्टेटमेंट थी। उसने कहा था कि अगर मोदी है तो हम डिफेंड करेंगे, अगर नहीं है तो हम डिफेंड नहीं करेंगे, विच वाज अ वेरी क्लियर और सटल मैसेज था नरेंद्र मोदी के लिए कि हमें पता है कि तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे खिलाफ और कैंडिडेट्स जो हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आ रहे हैं। और ये बड़ा सटल मैसेज उन्होंने क्लियरली दिया था। इसी वजह से आपने देखा था, अगर इंडियन प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस होता तो वो बात के जवाब में ही कहता कि आप फिक्र ना करें, मतलब तंजिया मजाक के अंदर ही कह देता, आप फिक्र ना करें मोदी ही रहेगा। आपने उसके बाद देखा उस आखिरी स्टेटमेंट के बाद नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया और वो अजीब तरीके से हाथों पे हाथ मार के हा करी जा रहा था। सो विच क्लियरली शोज कि इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्ट है। वो जो बातें थी कि योगी आदित्यनाथ को मोहन भगवत आगे लेके आ रहा है और अमित शाह भी चाहता है प्राइम मिनिस्टर बने, और जो राजनाथ सिंह है वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट है, और ये बात कि अगले 3-4 महीनों में जयशंकर को निकाल रहे हैं और उसकी जगह एक न्यूट्रल यंग फॉरेन मिनिस्टर को लेके आ रहे हैं, ये सारे जो पॉलिटिकल अनार्की इंडिया में आने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर एक स्टैंप किया है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। और सेलर्स की हिलाकत पे कोई मोदी ने एहतजाज नहीं किया सर? मार्को रूबियो की डांट काफी हो गई थी।
नहीं, उन कैपेसिटी नहीं है। देखें, नरेंद्र मोदी, इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया आइसोलेटेड है डिप्लोमेटिकली और बहुत तेजी से कुछ लोग तो कह रहे हैं पराया स्टेट की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन इन सारी आइसोलेशन और सब चीजों से ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, मुल्क डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बाहर निकल आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कौमों पे ऊंचे नीचे वक्त आते रहते, दुनिया में तारीख मौजूद है कि कोई मुल्क का हालात बहुत खराब हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम इंडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी पता है क्या है? कि इंडिया की लीडरशिप को पता ही नहीं है कि हमने क्या करना। ठीक हो आपने नरेंद्र मोदी के अंदर नर्वसनेस आपने देखी, आपको रियलाइज हो गया होगा कि दे हैव नो आइडिया कि हमने इंटरनेशनल ऑर्डर में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। पॉलिसी दूर की बात है। अहमद साहब, मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ, मुझे क्विकली इस पे बताएं कि मुझे लगा ये कि ये जो मुलाकात थी मोदी साहब की और ट्रंप की, ये बड़ा सख्त रिफ्लेक्शन था कि जिस कर्ब से मोदी साहब गुजर रहे, वरना उनकी बॉडी लैंग्वेज आमतौर पर ऐसी नहीं होती, इतनी डिप्रेस और इतनी ऐसे बिल्कुल घिघियाए हुए ऐसी होती नहीं है। ठीक है, हमारे मुखालिफ है, लेकिन हमने देखा है उनको हंसते खेलते देखा है, बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, और जुमले भी चुस्त कर रहे थे। जब ग्रुप फोटो हुआ तो उन्होंने कहा कि सारे ऐसे हैं, पता नहीं इस तरह का कोई जुमला का। लेकिन ये कोई उनके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन था उनकी बॉडी लैंग्वेज पे कि आपको डांट, मुझे अगर मेरी एहलिया डांट दे तो मेरा शो ऐसे ही होगा कि जिसमें मैं आराम से सुनूंगा, जी बताइएगा यार अहमद साहब आप भी बता दें, ताड़ साहब आप भी बता दें। आई टोटली एग्री फहद भाई। इस पे देखे, जो नरेंद्र मोदी है उसमें आप पिछला एक साल देखें तो सही, पिछले एक साल में जहां जहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट या वर्ल्ड लीडर्स मौजूद रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने उस इवेंट को अवॉइड किया। बिल्कुल ठीक। G7 जो था वो उसकी जरूरत बन गया था। अगर यहाँ पे भी वो अवॉइड करता तो इंडिया के अंदर ऐसा तूफान आना था कि जिसकी इंतहा नहीं। आपने देखा मार्का हक बुनियानुल मरसूस में जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, उस इंटरनेशनल प्रेशर जो इंडिया के ऊपर आ रहा है उसकी वजह से इंडिया की ऑपोजिशन को भी सांस लेने की कैपेसिटी आ गई। राहुल गांधी और कांग्रेस इंडिया को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। उस सारी सिचुएशन में ये जो G7 वाला एक ट्रिप था, ये नरेंद्र मोदी के लिए बन गया था, जरूरी और मजबूरी बन गया था। उसमें उसको क्या ना देखे, वो ना वर्ल्ड लीडर की उस जॉनरा में आता है जिसमें आप पुतिन को देखते हैं, जिसमें आप शी को देखते हैं, ना वो कोई स्ट्रेटेजिस्ट है, ना कोई पॉलिटिकल माइंड है। वो एक बुचर ऑफ गुजरात है जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है। जरा से टफ हालात अब आना शुरू हुए हैं और सबसे पहले गिरने वाला शख्स इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। तो एज लॉन्ग एज नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो है इंडिया में, ये मैं तो कहता हूं कि आप पाकिस्तान को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ खुला मौका इंडियंस अगर दे देना, जयशंकर को, मोदी को और राजनाथ सिंह को, ये रोज एक दो बयान दिया करें, इंडिया खुद ही अंदर से तबाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। तारड़ साहब, आपसे बहुत आज मुख्तसर गुफ्तगू हुई लेकिन बड़ी अच्छी पुरअसर थी। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि स्विट्ज़रलैंड में एक तकरीब होनी थी कि जो मनसूख हो गई है, नई तारीख का ऐलान नहीं है। इसहाक डार साहब हमें ये बताते हैं कि ईरानियों की मसरूफियत थी मुहर्रम उल हराम की वजह से। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईरान ऐसे ऑप्टिक्स नहीं क्रिएट करना चाहता था कि जिसमें वो खुशी खुशी कोई मुआहदा साइन कर रहा हो। एक राय ये है कि लबनान के ऊपर हमले नहीं रुक सकते। आज भी जो है वो 15-16 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं, जाँबाग हुए हैं। तो ये एक रीज़न थी जिसपे ईरान नाराज़गी का इजहार कर रहा है। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर? लबनान, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लबनान की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक फर्स्ट क्लॉज आपने अगर पढ़ा हो उसका, जिसको हम फेमसली 14 नुकात कहते हैं, तो पहला नुक्ता ये था कि सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। तो ये तो क्लियर कट वायलेशन हो रही है ना इसकी। वो उन्होंने कर दिया साइन MOU वगैरह, उनका ख्याल था कि रुक जाएगा, लेकिन फिर उनको मेरे ख्याल रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो भी नहीं रुक रहे इजरायली, तो इसलिए। अच्छा सर, अब एक और इसका सिनेरियो है कि हमने देखा JD वेंस गुज़िश्ता रात बड़ी शिद्दत से बोले, और मेरी इत्तला ये है, जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक डाटा बताता है कि ये पहली दफ़ा हुआ कि कोई अमेरिकन इतना आला ओहदेदार खोल के बोला। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ देर पहले कहा कि अगर मैं ना होता तो इसराइली सफ़ाहस्ती से मिट चुका होता। फिर एक हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू देखा मैं जो 16 जून का है, जिसमें वो कहती हैं कि मुझ पर भी प्रेशर दिया जाता रहा और इससे पहले भी बात होती रही। फिर एक्सिस के एक सहाफ़ी हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जी हर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसराइल का ऐसे ही प्रेशर होता था। अब सर खुलकर बोलना, क्या ये पहला स्टेप है ताल्लुकात की खराबी में, और कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म है? लेकिन बात जो इजराइल की लॉबी है ना, वो अक्रॉस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कि मुकन्नना और एग्जीक्यूटिव के अक्रॉस है, वो पार्टीज के भी अक्रॉस है, अक्रॉस दैट है, और लॉन्ग टर्म है।
और फाइनेंशियल और पॉलिटिकल, और इसके अलावा ओपिनियन मेकर्स में भी जो मेजर ओपिनियन मेकर्स हैं इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसको हम सब जिस पर रिलाय करते हैं, वो है। लेकिन इस दफा वाकई इजराइल हैज टेकन इट टू फार। देखिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन सेंटकॉम के हेड वो चाहें कि इजराइल अटैक ना करे तो इजराइल अटैक नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि वो इस हद तक इजराइल को थ्रेटन कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे। तो इसलिए ये सब कुछ है। हिलरी क्लिंटन ने भी का कहना भी बहुत बड़ी बात है, वो अभी तक डेमोक्रेट्स के एक बहुत बड़े सेगमेंट की में उनकी सपोर्ट है। और लेकिन ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का है ना कि किसी दिन डांट दिया, और एक्सियोस तो फ्रॉड है सबसे बड़ा दुनिया का, वो जो सहाफी साहब हैं जो स्टोरीज ब्रेक करते हैं, वो ही वो राइट आर्म मैन है इसके ट्रंप के, और जूइश जो सेंट्रलिटी है जूस की जो डीसी में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोरस बुलंद हो रहा है। क्या ये कोई लॉन्ग टर्म तब्दीली में ट्रांसलेट होगा, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये जरूर हो गया कि अमेरिका अब जंग से मिडिल ईस्ट में कई दफा सोचेगा जंग करने से पहले, क्योंकि कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स को जो लॉस हुआ है वो इरिडीमेबल है, इतना इनको इस जंग की वजह से लॉस हुआ। सर, एक पब्लिक ओपिनियन जो डेवलप होगा यूएसए में, उससे ट्रंप कैसे जो है वो नबरद आजमा होंगे? फिर उन्होंने आगे जो है वो मिड टर्म इलेक्शन के अंदर भी जाना है। क्या ट्रंप इसी तरीके से नाराज हो कि लोगों को जवाब दे के सप्रेस करके दबाने की कोशिश करेंगे? उससे उनका वोट बैंक कितना मुतासिर होगा, ओपिनियन उनके कितना खिलाफ होगी, और डेमोक्रेट्स को क्या कैश कर सकेंगे? नहीं, डेमोक्रेट्स को तो वो कैश नहीं कर सकते। डेमोक्रेट्स और जो मिडिल वोटर है वो तो दूर हो गया, वो तो इट्स ऑल ओवर। मसला ये है कि उनका जो रिपब्लिकन बेस है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, और वो अभी भी समझ लें कि जो जिन्होंने उनको वोट देना था मोर और लेस वो अभी तक उनके साथ हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो दराड़े रिपब्लिकन पार्टी में पड़ रही हैं वो भी सामने आ रही है। लेकिन ट्रंप एग्जीक्यूटिव तौर पे और एज अ लीडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी बहुत स्ट्रांग है। तो रिपब्लिकन्स तो ये जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं इसमें उनके हारने का चांस जरूर है, लेकिन इतना कंक्लूसिवली हारे हैं कि वो हाउस और सेनेट पे से उनका कंट्रोल खत्म हो जाए, ये देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि कुछ वोट्स के साथ उनका होल्ड खत्म हो जाएगा सेनेट और हाउस पे से, लेकिन बहुत क्लोज होगा, एक दो वोट्स की बात होगी, और फिर वो एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वो उससे डील कर लेंगे। अच्छा सर, जेडी वैंस गुज़िश्ता रात से हम देख रहे हैं कि जो इसराइल से मुताल्लिक अकाउंट्स हैं वो जेडी वैंस को कह रहे हैं कि आपकी इज्जत खत्म हो गई, आप हमारी नज़रों से गिर गए। क्या ये सेंटीमेंट जेडी वैंस अगले सदारती उम्मीदवार के तौर पर दौड़ में है? जेडी वैंस को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा क्या? अमेरिका के अंदर इसराइली लॉबी इतनी मजबूत है? नहीं, मेरा ख्याल है जेडी वैंस अब ये देख रहे हैं कि जो एंटी वॉर लोग हैं वो ज्यादा पॉपुलर है इवन रिपब्लिकन पार्टी में भी। पहले वो जब पाकिस्तान आए थे तो बहुत अंडर प्रेशर थे कि वो किस साइड पे जाएं। मेरा ख्याल है वो चाहते थे कि नेगोशिएशंस कंटिन्यू हो, उनको कहा गया कि अभी छोड़ दो, हम और ईरान पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है वैंस ये देख रहे हैं कि वो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे हैं, इसलिए वो खुल के बोल रहे हैं। एक ड्रिफ्ट हो रहा है अमेरिका में जो अब जा रहा है हिस्ट्री के राइट साइड पे, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो सामने आके कह रहे हैं कि यार ये जंग ठीक नहीं है, क्योंकि जब सेंटिमेंट ही होगा लोग कहेंगे कि हम उन लोगों को वोट देंगे जो इस जंग के खिलाफ है, और इसी पे बैंक कर रहे हैं जेडी वैंस भी। अच्छा सर, 4 वज़राए खारजा की एक और मीटिंग है इतवार को, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। तो अब आप समझते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो खबर सुनते थे कि कोई ब्लॉक एक बनने जा रहा है वो हकीकत है? फिर गुज़िश्ता रात हमने एक बयान भी देखा जो मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से आया और इसराइल के हवाले से था, गज़ा के अंदर होने वाली कुछ चीज़ों के हवाले से। तो अब क्या आप नए बनने वाले ब्लॉक कैसे देख रहे हैं सर? नया ब्लॉक जो है कामयाब उस वक्त होगा अगर उसके अंदर सऊदी अरेबिया और तुर्की के अलावा ईरान शामिल होगा, और इसके लिए इन चारों मुल्कों को
जोर लगाना पड़ेगा अमेरिका के साथ कि ये ब्लॉक हम अमेरिका के खिलाफ नहीं बना रहे। एक किस्म की कोई पुष्टनाई होनी पड़ेगी अमेरिका की। अब डिपेंड करता है कि अमेरिका उस वक्त तक पाकिस्तान को किस नजर से देखता है। अभी तक तो हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ब्लॉक के चांसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी करे, ईरान को जब तक शामिल नहीं करेंगे वो ब्लॉक स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ईरान एक नई रियलिटी है मिडिल ईस्ट। अच्छा सर, आप जाहिर है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, इन दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक बात कही कि आप बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े एंजल लुक है, आप हैं बड़े किलर टाइप के। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब तक आप हैं, जब तक मैं हूँ, उस वक्त तक इंडिया पे हमला कोई नहीं कर सकता। क्या कॉन्टेक्स्ट था, रेफरेंस क्या था सर उसका? आई थिंक कोई ऐसा खास कॉन्टेक्स्ट नहीं था। वो उन्होंने बात कर दी, एक जगह देखा गया कि उनसे हाथ नहीं मिलाया, किसी ने कहा हो ये तो इंडिया पाकिस्तान में इंटरप्रेट गलत तरीके से हो रहा है, ये क्या हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इमरान साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।